जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है एराब से मुतल्लिक। जो एराब लगाए जाते हैं ना, उनसे मुतल्लिक है एराब या सकनात। एराब इसके ना दो सेक्शन बना के पढ़ेंगे हम। एराब के दो सेक्शन बना के पढ़ेंगे। पहला जो सेक्शन आज अभी हमने पढ़ना है वो होगा हरकाते सलासा का। एराब या हरकात कोई नहीं, बस ये अच्छा जी। जो इराब होते हैं ना, इराब इराब इनको आम जुबान में हरकात भी बोला जाता है। हरकात आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि हरकात जो है इराब का मानी क्या बनता है? मसलसल घोड़ा दौड़ाना। इराब का मतलब क्या है? घोड़ा घोड़ा दौड़ाना, यानी कि तेजी के साथ आपने अल्फाज की अदायगी करनी है और जो तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल डिमांड के मुताबिक आपका अदा होगा। तो इराब का जो असल मीनिंग्स आते हैं वो आते हैं किसी चीज को दौड़ाना या घोड़ा दौड़ाना। अच्छा, इराब को हमारी आम जुबान के अंदर हरकात भी बोला जाता है। और आज के लेक्चर के अंदर हमारा होगा हरकाते सलासा। क्योंकि शार्ट टाइम है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ हरकाते सलासा को एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है कि हरकाते सलासा क्या होती है। और कल के लेक्चर में जो बाकी होंगे वो। और अमूमन हरकात जो हैं, इराब जो हैं या हरकात हैं, उनकी तादाद 8 बोली जाती है। लेकिन लाजमी नहीं कि 8 ही हो, ये ज्यादा भी होते हैं। 8 ये शर्त नहीं है, ये ज्यादा भी बन सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो इराब होते हैं, जो हरूफ के ऊपर लगाए जाते हैं, इनकी तादाद 8 कही जाती है कि ये 8 है। अच्छा, अब हरकात, इराब या हरकात। आज का लेक्चर है किसके मतलब? हरकाते सलासा से। सलासा किसको बोलते हैं? 3 को। तो जो 3 बुनियादी हमारी हरकात हैं, आज का लेक्चर उससे मुतल्लिका होगा। जो बुनियादी 3 हरकात हैं उससे मुतल्लिका आज का लेक्चर है इंशाअल्लाह। तो हरकात की टोटल तादाद कितनी है? 8 हम कह लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा भी होती है। लेकिन जो हमारे कॉमन यूज में आती हैं, आम इस्तेमाल में आती हैं, वो 8 है। तो आप ऐसे कह लें कि ये 8 है, लेकिन ये 8 से भी जायद भी हो सकती है। तो हरकाते सलासा को शुरू करते हैं। हरकाते सलासा, हरकाते सलासा पहली हरकत जो है, पहली हरकत उसको हम बोलते हैं आम जुबान पर, आम जो आप उसको बोलते हैं वो बोलते हैं जबर। बोलते हैं ना जबर, जो किसी भी लफ्ज के ऊपर आती है, तो उसको जबर भी बोला जाता है। जबर, और जबर ये ऊपर आती है, इसको जबर भी बोला जाता है। और उसको फतहा भी बोला जाता है। दूसरा, उसको फतहा भी बोला जाता है। और अगर हम इसका तीसरा नाम लेंगे तो उसको नस्ब भी बोला जाता है। नस्ब, जबर, जबर को आप फतहा भी कह सकते हैं और आप इसको नस्ब भी कह सकते हैं। ये है हमारे हरकाते सलासा में पहले नंबर। और हरकाते सलासा में अगर हम दूसरे नंबर पर लेकर आएंगे तो वो क्या होगी?
जेर, जेर, आप इसको जेर भी कह सकते हैं, आम जुबान के अंदर जेर बोला जाता है। और इसको कसरा भी बोला जाता है। क्या? कसरा। इसको कसरा भी बोला जाता है और उसको जर भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पर इसको जर भी कह सकते हैं, जर। जेर को जेर भी आप आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं और इसको कसरा भी कहा जाता है और उसको जर भी कहा जाता है। तो हरकाते सलासा के अंदर ये हमारे दूसरे नंबर पर। हरकाते सलासा में अगर हम आते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आप क्या कहते हैं? पेश। इसकी अलामत क्या होती है? ऐसे आधा वाओ, पेश आप इसको बोलते हैं। तो जो पेश है, आप पेश को जम्मा भी बोल सकते हैं, जम्मा, जम्मा, और उसको रफा भी बोला जाता है, रफा। आज के हरकाते सलासा का पहला जो मैंने आपको समझाया है वो है जबर। जबर को फतहा भी कहते हैं और उसको नसब भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने समझाया है जेर को। जेर को कसरा भी कहा जाता है और जर भी कहा जाता है। इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर आपको समझाया है पेश। पेश, पेश को जम्मा भी बोलते हैं और रफा भी बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। ये मैंने इसको बुनियादी तौर पर इनके जो नाम हैं, मैंने आपको सिर्फ इनके नाम बताए हैं। लेक्चर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का होना है, तो सिर्फ मैंने वजाहत के लिए नाम बता दिए हैं ताकि हमें लेक्चर के दौरान प्रॉब्लम ना आए। मैं किसी जगह पर जबर कहूँ या फतहा कहूँ या नसब कहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये फला अलामत की बात हो रही है। जेर की बात करूं या कसरा की बात करूं या जर की बात करूं तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये किस चीज की बात हो रही है। ऐसे पेश की बात करूं या जम्मा की बात करूं या रफा की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज की बात हो रही है। हरकाते सलासा, हरकाते सलासा का पहला मेंबर जो था वो क्या था? जबर। तो जबर की वजाहत करते हैं। जबर, जबर दूसरे नाम में आप क्या कहेंगे? जबर। दूसरे नाम पर आप फतहा, आप ऐसे कह सकते हैं जबर या फतहा या नसब। तो जबर या फतहा या जबर, फतहा या नसब या जबर, ये क्या होते हैं? जी, ये किसी लफ्ज नहीं किसी हर्फ के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये हरूफ के ऊपर आड़ी, यानी कि ऊपर आड़ी लकीर होती है, आड़ी लकीर होती है और ये अलफ की आवाज को, अलफ की आवाज को जाहिर करती है।
ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा लफ्ज बताएं जिसके हर्फ के ऊपर जबर आए, कोई एनीवन बनाए। हाँ जी, कोई ऐसा लफ्ज बताएं जिसके अंदर जबर आए। अरबी फारसी कोई हो जाए, हमारा मतलब है सिर्फ जबर से। अच्छा जी, अब इन्होंने अब वो तो सिर्फ आपने एक हर्फ बताया ना, कोई लफ्ज ऐसा बताया। साहबा, जहाबा। अच्छा, अगर आप इसको उर्दू में लेके आएंगे फिर जी, चलो जाहद कर लें, ऐसे कर लें। जे के ऊपर अल्फ आएगा तो जा, जे के ऊपर जब जबर आ गई तो जा। अच्छा, अब ये तो हो गया जबर या फतहा या नस्ब की तारीफ। अब एक लफ्ज है, जैसे हमने कहा है जे जबर जा, ये जे क्या है, ये तो जबर होगी या फतहा हो गया या नस्ब हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये जे क्या है, इसको तो हमने जबर या फतहा या नस्ब बोल दिया, तो ये वाला जो नीचे जे है ये क्या है। हाँ जी, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। इसको आप मंसूब या मफ्तू बोलेंगे। ये जो जे है ये क्या होगी, मफ्तू। या ये नस्ब है, इसको क्या बोलेंगे, मफ्तू। सॉरी, किधर गया वो। अब था हमारे पास जे जबर जा, तो ये तो हो गया हमारे पास हरकत जबर की। ये जो जे है इसको बोला जाएगा मफ्तू। क्या बोला जाएगा, मफ्तू। तो मफ्तू इसके अंदर क्या है, जे है, जे इसके अंदर मफ्तू है। मफ्तू भी इसको बोला जाएगा, या फिर इसको आप दूसरे नंबर तो मंसूब भी बोला जाएगा, या मंसूब। ये नस्ब से मंसूब है, फतहा से मफ्तू है। ठीक है, तो जिस हर्फ के ऊपर आप जबर की अलामत डालेंगे, जिस हर्फ के ऊपर आप जबर की अलामत डालेंगे, वो लफ्ज मफ्तू या मंसूब कहलाएगा। आगे बात की समझ। तो आप इसकी तारीफ लिख सकते हैं, मफ्तू या मंसूब जिस हर्फ के ऊपर जबर की अलामत आएगी, वो हरफ मफ्तू या मंसूब कहलाएगा। क्लियर होगी बात। अब पहले मैंने आपको बताया है कि फतहा नस्ब या जबर क्या होता है, तो इसकी मैंने तारीफ ये लिखी है, ये हरूफ के ऊपर एक आड़ी लकीर होती है, ऐसे ये वाली एक आड़ी लकीर होती है, और ये अलफ की आवाज को जाहिर करती है। ये अलफ की आवाज को जाहिर करती है। जैसे आपने जे डाला तो जे के ऊपर आपने जबर डाल दिया तो जा बन गया। आगे बात की समझ। तो ये अलफ की आवाज को जाहिर करती है। अच्छा, अब जिस हरफ के ऊपर आप जबर डाल देंगे वो हरफ क्या कहलाएगा, वो हरफ कहलाएगा मफ्तू या मंसूब। जिस हरफ के ऊपर जबर की अलामत आएगी वो हरफ मफ्तू या मंसूब कहलाएगा। अच्छा,
अब एक ये वाला क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं, कहां चला जाए? अच्छा, अब एक लफ्ज है जाहद। अब आप इसमें मुझे बताएंगे कि ये क्या है, ये वाला, ये जो अलामत है, जबर या फतहा या नसब? अच्छा, अब ये तो हो गया जबर या फतहा या नसब। अच्छा, अब ये डाली गई है जे के ऊपर, तो ये फिर ये जे क्या होगा? ये जे क्या कहलाएगा? मफ्तू या मंसूब या मनसूब। तो ये जो जे है ये मफ्तू या मंसूब कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब हम आते हैं हरकाते सलासा के दूसरे मेंबर की तरफ। तो हरकाते सलासा का दूसरा मेंबर है जेर। क्या है? जेर है, यानी कि ये लाइन के नीचे, हर्फ के नीचे आती है और जो हर्फ होता है उसको मलाइम बना देती है। जेर क्या करती है? किसी भी हर्फ के नीचे टेढ़ी लाइन होती है, जेर को क्या बोला जाता है? जेर को ये लाइन है, ये लाइन के नीचे आएगी, इसको जेर भी बोला जाता है और जार भी बोला जाता है और कसरा, कसर या कसरा है, कसरा, कसरा भी बोला। ठीक है, तो जेर, जार या कसरा एक ही चीज है। क्या किया जाता है? ये हर्फ के नीचे, ये हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है, ये हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है, आड़ी लकीर होती है। ये हर्फ को मुलायम बना देती है, मुलायम बना देती है। जेर का पता चल गया। लाइन के नीचे, हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है, जो वो जबर थी, हर्फ के ऊपर लाइन थी जो अलफ की आवाज को शो करती थी। और ये क्या है? जेर, जार या कसरा, ये हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है और ये हर्फ को मुलायम बना देती है, उसको काफी सारा ना मुलायम बना देती है। अच्छा, अब आ गया, अब इसकी मिसाल हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकबाल, इकबाल लिख देते हैं। मसलन एक लफ्ज है इकबाल। अब अल्फ के नीचे, अल्फ के नीचे जेर डाली गई है तो अल्फ मुलायम सा हो गया है ना, इकबाल। अगर जरब होती तो अकबाल, वो हार होना था। अब इकबाल पढ़ा जा रहा है ना थोड़ा सा, तो ये लफ्ज को थोड़ा मुलायम बना देती है, अट्रैक्टिव सा बना देती है। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी कसर, हरकत, जेर हरकत होगी। अब किसके नीचे है? अलिफ के नीचे। तो जिस हर्फ के नीचे जेर आएगी उस हर्फ को मकसूर कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है?
मकसूर, इसकी भी आपको लिख देते हैं कि जिस हर्फ के ऊपर आएगी मकसूर या मजरूर, मकसूर या फिर मजरूर, तो जिस हर्फ के नीचे जेर आएगी, जिस हर्फ के नीचे जेर आएगी उस हर्फ को मकसूर या मजरूर कहते हैं। मकसूर या मजरूर कहा जाता है। हाँ जी, इस बात की भी समझ आ गई। जैसे मैंने एक लफ्ज लिखा था इकबाल, अब अलफ के नीचे जेर है, तो ये जो जेर है ये तो पता है हमें, इसको जेर है या जर है या कसरा है। अब ये जो ऊपर वाला अलफ है इसको क्या कहेंगे जी, वो मकसूर या मजरूर कहलाएगा। अब ये वाला जो अलफ है ये मकसूर या मजरूर, कहां पे मकसूर ही कह रहा हूं उसको, नहीं सर मकसूर ही कह रहा हूं, मकसूर ही कहा मकसूर, आप मकसूर कहते हैं जब लफ्ज ना करते हैं ना, तब आप मकसूर कहते हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, ये मकसूर है, मकसूर, ये इमला की गलती थी, आप ठीक हो गया, तो उसको आप मकसूर कहेंगे। मकसूर या मजरूर, ठीक हो गया। तो मकसूर या मजरूर कहते हैं जिस हर्फ के नीचे जेर आएगी उस हर्फ को, जैसे ये अलफ के, अलफ जो है ये हमारा मकसूर कहलाएगा या मजरूर कहलाएगा। तो आज के लेक्चर का आखिरी हरकत सलासा, इसमें तो नहीं किसी बंदे को भी प्रॉब्लम, क्लियर है? हरकत सलासा का आखिरी मेंबर वो है पेश, ठीक हो गया। आप उसको पेश भी बोल सकते हैं, जमा भी बोल सकते हैं। अब क्या है, ये पेश होती है ऐसे, ऐसे होती है पेश, ठीक है। तो हरकत सलासा का आखिरी मेंबर है पेश, इसको आप जम्मा भी बोल सकते हैं और आप इसको रफा भी बोल सकते हैं, ठीक होगी बात। पेश को आप जम्मा भी बोल सकते हैं और रफा भी बोल सकते हैं। अब पेश होती क्या है, आप ये अलामत ऐसी है जो किसी हर्फ के ऊपर आधे बाहु की शक्ल में आती है। ये अलामत किसी हर्फ के ऊपर, हर्फ के ऊपर निसफ
निसफ वाव, निसफ वाव की सूरत में होती है, की सूरत में ज़ाहिर होती है, और उस हर्फ को आपने निसफ वाव की साउंड में पढ़ना है, निसफ वाव की साउंड में आपने उसको पढ़ना है। तो निसफ वाव की होता है, ज़ाहिर करती है, और मुतअल्लिका हर्फ को आधे वाव की आवाज में पढ़ा जाता है। तो ये अलामत किसी भी हर्फ के ऊपर निसफ वाव, जैसे ये देखो निसफ वाव, एक पूरा वाव होता है ना, हम उसको तसल्ली के साथ आप लिखते हैं, तो निसफ वाव की सूरत में ज़ाहिर होती है, किसी भी हर्फ के ऊपर ये अलामत ज़ाहिर की जाती है। और मतलका हर्फ जिसके ऊपर ये पेश या जमा या रफा आ जाए, उसको आपने आधे वाव की साउंड में पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसी की अगली तरफ जाते हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, उस हर्फ को क्या कहा जाता है? अच्छा जी, उस हर्फ को यहां पे आप देखेंगे जम्मा और रफा, जम्मा और रफा। तो जम्मा के हिसाब से उसको मजमूम, जम्मा के हिसाब से उसको मजमूम, आप उसको मजमूम भी कह सकते हैं और आप उसको मरफू भी कह सकते हैं। मजमूम, मजमूम या मरफू। मजमूम या मरफू जिस हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, जिस हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, उस हर्फ को मजमूम या मरफू कह सकते हैं आप। तो आप लिखें, जिस हर्फ के ऊपर पेश आए, पेश ये बन है आए, इसको मजमूम या मरफू कहा जाता है। जी, बात की समझ आ गई? पेश, पेश को आम ज़बान में आप जमा या फिर आप रफा भी कह सकते हैं। अब पेश क्या होती है? पेश किसी भी हर्फ के ऊपर, किसी भी हर्फ के ऊपर आधे वाव की सूरत में होती है, जैसे ये है, आधे वाव की सूरत में उसके ऊपर होती है। और जिस हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, उस हर्फ को भी आपने आधे वाव की साउंड में पढ़ना है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगला आ जाता है कि मजमूम या मरफू क्या होता है। तो जिस हर्फ के ऊपर आए वो हर्फ मजमूम या मरफू कहलाता है। इसकी एग्जांपल आपको आप दें किसी को भी, जैसे है मुश्किल, आप बोल ले। एक लफ्ज है हमारे पास मुश्किल, अब मीम के ऊपर आ गई जमा, मीम के ऊपर आ गया रफ़ा, या मीम के ऊपर आ गई पेश। इस पेश के तीन नाम है, ये वाली जो पेश है। ठीक होगी? अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि हरकात सलासा का तीसरा मेंबर है पेश, जो
मीम के ऊपर आ गया। अब ये मीम क्या कहलाएगा? हाँ जी, अब ये जो मीम है ये मजमूम या मरफू कहलाएगा। ये मीम जो है ये क्या कहलाएगा? मजमूम या मरफू। तो इतना ही आज का हमारा लेक्चर था। इसको एक टेबल की सूरत में आपके सामने दोबारा बना देता हूं और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ डिबेट करनी है, कुछ समझना है या किसी बात के अंदर अभी तशनगी है, वो मुझसे अभी बहस कर सकता है, अभी मुझसे पूछ सकता है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज हमने पढ़ी है सलासा 3, तो कल आपको 5 जो इजी है, जो इजी है 5 वो कल इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। अब हम आते हैं हरकत सलासा की तरफ। हरकत सलासा, पहली हरकत क्या है? हरकत सलासा में जबर, जबर को जबर है, तो जबर को आप किस तरीके से कह सकते हैं? जबर को आप क्या कहेंगे? है फतहा या जबर। तो आप कह सकते हैं इसको नसब, नसब की अलामत, नसब की अलामत फतहा जबर होती है। नसब की अलामत, नसब की अलामत फतहा, फतहा जबर होती है, जबर होती है। अब एक मैंने फिक्रा बनाया है, एक मैंने फिक्रा बनाया है कि नसब की अलामत फतहा जबर होती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जबर की अलामत नसब फतहा होती है। अब मैंने याद करवाने के लिए जबर का, जबर क्या है? ये लाइन के ऊपर आती है या किसी हर्फ के ऊपर आती है, तो नसब की अलामत फतहा जबर होती है। सारे अल्फाज इसके अंदर फिट हो गए और आपको ये याद रहेगा। अच्छा, दूसरा मेंबर इसका क्या है? दूसरा है जेर। जेर क्या होता है? किसी भी हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है, किसी भी हर्फ के नीचे आड़ी लाइन होती है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जार की अलामत कसरा को जबर कहते हैं, को जेर कहते हैं, को जेर कहते हैं। अब ये आपको याद रहेगी कि जार की अलामत कसरा को जेर कहते हैं। अब जेर की आपको, जेर की क्या हो गया? जेर की आपको इसकी डेफिनेशन याद आ जाएगी कि जार की अलामत कसरा को जेर कहा जाता है। अब हम आते हैं पेश की तरफ। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या है? पेश। जो आधा वाव होता है इसको पेश बोलते हैं आप, पेश। तो पेश की आप क्या करेंगे? बिल्कुल उसी ही तरह से जिस तरीके से आपने वो कहा था वैसे आप पेश को बोल लें कि रफा की अलामत जम्मा को पेश कहते हैं। क्या कहा मैंने जी? रफा की अलामत जम्मा, क्या बोला था ना? मैं तो गलत बोल रहा हूं। रफा की अलामत क्या है? रफा की अलामत जम्मा। हम रफा की अलामत जम्मा को पेश कहते हैं। अब ये तारीफ की तारीफ है और नाम याद करने का भी एक स्टाइल है। अगर आपसे पूछा जाए, मैं पूछता हूं
ओ भाई जबर क्या होता है, जबर क्या होता है? अब है तो सारे ये क्या है, मुतरादफात है ना, मुतरातफ है ना, ये मुतरात अल्फाज है, मुतरादफात में आते हैं। तो आप बता दें कि नसब की अलामत फतहा जेर को जबर कहते हैं, को जबर कहते हैं। मैं कह दूं जेर क्या होती है, आप बताएं कि जर की अलामत कसरा को जेर कहा जाता है। मैं पूछूं कि पेश क्या होती है, तो बता दें कि रफा की अलामत जमा को पेश कहते हैं। तो एक किस्म की इनकी तारीफें भी होगी और ये नाम याद रखने का भी एक तरीकाकार हो गया। तो कल इंशाल्लाह ताला इसकी बाकी जो 5 हरकत हैं या इराब हैं वो कल इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज के लिए यही है। और आज कितनी 22 डेट है, कल इंशाल्लाह 23 डेट होगी, 23/6/2026। तो किसी ने कुछ पूछना है इससे मुतल्लिका, कोई जहन में अबहाम है कि कोई तशनगी है तो आप बता दें। ओके है।